आयोग अपना काम शुरू कर देगा और यूपी में अबे सबसे पहला काम ये शुरू होता है कि ये जितने बैनर पोस्टर ये राजनीतिक प्रचार जो ये लगे हैं इनको हटाया जाए। तो इस पर अब काम शुरू हो गया है और इस पर तेजी से इस समय यहाँ पर लखनऊ से लेके पूरे स्टेट में काम चल रहा है। देखिए 5 राज्यों का चुनाव है, 6 से 90 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन उसमें अकेले 403 विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश की है। यूपी कहा जाए इन चारों राज्यों को मिलाकर भी उसकी विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। ये चारों एक तरफ हैं तब भी यूपी तक नहीं पहुंच पाती। तो यूपी का चुनाव इसलिए बड़ा अहमियत रखता है। आप 7 चरणों के चुनाव को अगर देखेंगे तो जो पहला 3 चरण है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, इन 3 फेजेस में आपका पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और बुंदेलखंड है। जो सबसे पहला फेज है वो उसमें शामली है, कैराना, मुजफ्फरनगर और आपका मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ये इलाका सबसे पहले चुनाव में आएगा। पिछले चुनाव में भी यही स्थिति थी सेम। तीसरा चरण जो होगा वो बुंदेलखंड भी उसमें आ जाएगा। ये 3 चरण बने हैं। चौथे चरण में अगर आप जाएंगे तो ये सेंट्रल यूपी के इलाके को वो प्रभावित करता है, वहाँ चुनाव होगा जिसमें आप पीलीभीत जोड़ सकते हैं। इसके अलावा सीतापुर से लेके लखनऊ से लेके हरदोई से लेके जो स्टेट कैपिटल है लखनऊ, यहाँ भी चौथे चरण में ही चुनाव होगा। और उसके बाद आप चौथे चरण में आप देख सकते हैं कि बांदा का भी कुछ इलाका है वो भी रहेगा इसमें शामिल, और बुंदेलखंड का एक ज़िला, और उसके बाद 5वें फेज में हम बढ़ेंगे अमेठी की ओर, और उसके साथ साथ चित्रकूट भी होगा उसमें, और अयोध्या भी होगा, और इसी तरह से बाराबंकी भी उसी में होगा, और प्रयागराज तक आएगा। छठा फेज जो होगा उसमें जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं उसमें बलरामपुर है, अकबरपुर यानी कि अंबेडकर नगर शामिल है, और इसके अलावा बस्ती शामिल है, और इसके अलावा महाराजगंज, गोरखपुर, ये सारे ज़िले, जो मुख्यमंत्री का ज़िला है गोरखपुर वो शामिल है। इसके अलावा जब हम 7वें फेज में जाएंगे तो फिर आजमगढ़, गाज़ीपुर, मऊ, ये सारे ज़िले आएंगे, और वाराणसी जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वो भी 7वें फेज में आ रहा है, रॉबर्ट्सगंज, मिर्ज़ापुर और तमाम सारी जगहें। आपको हम अगर ग्राफिक्स के थ्रू भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे। ग्राफिक्स के थ्रू इसलिए दिखाएंगे क्योंकि ये जो फेज लिखा है ये चरण है, ये तारीख है। माने कि पहला चरण जो है वो 10 फरवरी को चल रहा है, दूसरा चरण 14 फरवरी को, यानी कि 3 दिन का इसके बीच, एक चरण के बीच अंतर होगा। ये दोनों चरण जो होंगे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे, और ये जो तीसरा चरण है इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी शामिल है और बुंदेलखंड का भी कुछ इलाका शामिल है। ये जो चौथा चरण है 23 फरवरी का, ये इसमें आप लखनऊ, सेंट्रल यूपी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, पीलीभीत, लखनऊ, बरेली, लखीमपुर, ये सारे इलाके आएंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज है, स्टेट की राजधानी से जुड़ा हुआ है। 5वां फिर आप 27 तारीख को पड़ेगा, इसमें भी 3 दिन का गैप है, और उसके बाद फिर 3 मार्च और 7वां चरण, अंतिम चरण जिसमें बनारस है प्रधानमंत्री का इलाका, और आप ये कहिए कि गाजीपुर से लेके आजमगढ़ तक का जो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है जहां से वो सांसद हैं उनका इलाका आएगा। और जब ये सारा मतदान हो जाएगा तो 10 तारीख को हमारे यहाँ मतगणना होगी, उत्तर प्रदेश में मतों की गिनती होगी, चुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी का चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर टक्कर बड़ी कड़ी है। पहले जो चुनाव होते थे वो माना जाता था कि कहीं मुकाबला चतुष्कोणीय है, कहीं त्रिकोणीय है, इस तरह का दिखता था। इस बार के चुनाव में कुछ नए दल भी हैं और कुछ नए गठबंधन भी हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। जो 2 लड़के थे उन्होंने एक गठबंधन बनाया था और वो गठबंधन चुनाव हार गया, बीजेपी चुनाव जीत गई। इस बार गठबंधन समाजवादी पार्टी ने कई सारे किए हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ किया है, केशव देव मौर्य के साथ किया है, जयंत चौधरी के साथ किया है, कृष्णा पटेल के साथ किया है। ये सारे जातीय समीकरण फिट किए गए हैं। बीजेपी के पास अपना दल पहले से है और निषाद पार्टी को वो लेके आए हैं। निषाद पार्टी ने आज 31 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है कि उसको गठबंधन में मिल रही हैं। निषाद पार्टी की जो 31 सीटें दे रही बीजेपी,
उसका एक गणित ये भी आप समझिएगा कि बीजेपी जिन लोगों को सीधे अपने सिंबल से चुनाव नहीं लड़ा सकती, उनको वो निषाद पार्टी के थ्रू भी टिकट दिलवाएगी और उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि हो सकता है वो उसमें कुछ बाहुबली हो, कुछ नाम ऐसे हो जो बीजेपी के सिंबल पर लड़ते तो शायद ज़्यादा आरोप लगता है या विवाद होता। उसके बाद आप जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो पूरे सिनेरियो पर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस लड़ सकती हूं, लड़े, अपना संगठन तैयार करने के लिए लड़े, 2024 के चुनाव के लिए लड़े। ये लोग मानते हैं कि इस तरह की कांग्रेस की तैयारी है। हालांकि कांग्रेस ये कहती है कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सरकार बनाएंगे, बहुमत में आएंगे। लेकिन कांग्रेस के पास 7 विधायक थे पिछले चुनाव में, अधिकांश तो चले गए बीजेपी में, इक्का दुक्का बचे हैं। एक कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र थे, वो चले गए तृणमूल कांग्रेस में, जिसका उत्तर प्रदेश में कहीं नाम ही नहीं है। कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से वो जीतेंगे, इन सब चीज़ों पर अभी तक तस्वीर साफ होना बाकी है। अब इसमें एंट्री होती है एमआईएम की। एमआईएम एक ऐसा दल बन गया है उत्तर प्रदेश में जो कहता है कि हमारी लड़ाई अपनी जमीन के लिए है। उस जमीन की जो सबसे बड़ी बाधा है वो बीजेपी नहीं है, बीजेपी के बजाय उस जमीन की बाधा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा है। तो उसकी लड़ाई पहले इन तीनों दलों से है। उसके बाद आप आ जाइए संजय सिंह, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले काफ़ी लंबे समय से कहा जाए तो बवाल मचा रखा है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज नए घोटाले और घपलों का खुलासा संजय सिंह करते रहते हैं। अब उत्तर प्रदेश में उसको भी अपनी स्थिति का आकलन करने का समय आ गया है। वो कहती है कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी है, एनसीआर तक उसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है। अभी सेंट्रल यूपी में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में उसने पंचायत चुनाव लड़ा, उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन जिस तरह का उसको समर्थन यूथ का या जिस तरह की उसकी नीतियों का या दिल्ली में सरकार चलाने की उसकी योजनाओं का जो जनता जितना समर्थन करती है, शायद उसमें अभी वक्त है। उसको एक चुनाव ये लड़कर अपनी स्थिति पहले आजमानी होगी, साफ करनी होगी। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य समीकरणों पर। यूपी के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि आज तारीखों का जब ऐलान हुआ तो कोरोना का साया उस पर है। आयोग ने कहा कि 15 तारीख तक आप कोई चुनाव प्रचार न करिए, कोई नहीं करेगा, न नुक्कड़ सभा करेंगे, न पदयात्रा करेंगे, न कोई रैली करेंगे और न कहीं कोई चकल्लस। अब बचता क्या है? फिर आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहाँ पर आप लोगों को संबोधित करिए। एक हफ्ते बाद वो तय करेगा कि आपको कितनी इजाज़त दी जाए कि आप नुक्कड़ सभा कर सकते हैं या आप रोड शो कर सकते हैं या पदयात्रा कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उससे ये चुनाव आसान नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब पंचायत का चुनाव हुआ था उस समय कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी। उस लहर में कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने नामांकन किया ग्राम पंचायतों के चुनाव में, वो चुनाव जीत भी गए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं ले पाए, मर गए क्योंकि उनको कोरोना हो गया था, बहुत फैला था, बहुत लोगों की जानें गईं। अब उत्तर प्रदेश में एक नया चुनाव सर पर आ गया। ये चुनाव भी टाला नहीं जा सकता था, पता नहीं स्थिति क्या होती, ज़्यादा टालते तो राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ता। तो ऐसे में सरकार और आयोग दोनों के सामने बाध्यताएं थी। निर्णय हो गया है, अब चुनाव कराना है, कोरोना के साथ कराना है, उससे बच बचा के कराना है। अब बात आती है कि ये जो 403 विधानसभा सीटें हैं, इसमें 325 सीट जो बीजेपी ने जीती थी वो क्या फिर से इसको हासिल कर पाएगी? और अखिलेश यादव की पार्टी जो 47 पर आ गई थी, क्या वो बहुमत हासिल करने की ओर बढ़ पाएगी? कांग्रेस और बसपा पर चर्चा हम बाद में भी कर लेंगे। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण
बनाने और बिगाड़ने में कुछ एजेंसियों ने भी अपना रोल निभाया। कुछ केंद्रीय कुछ वरिष्ठ अधिकारी होंगे, कुछ छोटे अधिकारी होंगे। 15 फरवरी तक जो रोक लगी है रैली